आंखें जो ये सब देख रही थीं, उसे भरोसा ही नहीं होता। और तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े जय सिंह के बेटे राजू पर जाती है, जो बस सर झुकाए सहमा हुआ आंसू बहा रहा होता है। राजू। तभी बसंत सिंह अचानक जीप तेजी से चलाकर जय सिंह को घसीटते हुए आगे निकाल ले जाता है। सरपंच वहीं बेबस खड़ा जय सिंह की चीखें सुनता रहता है। राजू को इस तरीके की बेबसी से रोता देख मानो रघुबीर के पूरे बदन में आग सी लग जाती है। सरपंच चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठा सामने की खाली दीवार को निहार रहा था। तभी रघुबीर वहां आ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल। अभी भी कुछ नहीं बोलोगे आप? सरपंच नीचे सर झुका लेता है। अरे उसे घसीटता हुआ ले गया वो, उसके बेटे के सामने। आपने देखा था उसको कैसे डर से कांप रहा था, वो कैसे सिसक सिसक कर रो रहा था। उस पर भी जरा सी दया नहीं आ रही क्या आपको? अरे ये राक्षस यूं ही सबके परिवार के सदस्यों को लेके जाता रहेगा। आप पालीवाल ही हो ना? चंदर उसकी तरफ पलट कर देखता है। आप तो भली भांति समझते हो कि बेघर होना क्या होता है। आपके पूर्वजों ने तो बताया ही होगा, तो क्यों नहीं मदद कर रहे आप इन गांव वालों की? बता क्यों नहीं देता कि वो पत्थर कहाँ है? चंदर अपना सर झुका लेता है और एक गहरी सांस लेता है। जब सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कुलधरा को, तब उन्होंने वहां एक मायावी पत्थर रखा था। उस श्राप की ताकत उस पत्थर में है, जो सबको वहां से दूर रखती है। तो अगर वो पत्थर हम ले आए तो शायद हमें उससे छुटकारा मिल सकता है, शायद। पर वो पत्थर है कहां? गांव के सबसे पुराने रक्षक के पास। उसके दिल में चमकता है पाली वालों का वो श्राप। आपको पता है मतलब वो जगह का है? हाँ। तो चलो ना, मैं भी चलता हूं आपके साथ। अरे मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगा। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। क्या पता तुम भी उसके साथ ही मिले हुए हो। अरे मैं अभी अभी आया हूं इस गांव में। मैं ना किसी को जानता ना किसी को पहचानता। मैं क्यों मिला हुआ हूंगा? अरे मैंने कह दिया ना नहीं तो मतलब नहीं। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा फिर उसको ढूंढने, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे सिखाया है कि ताकत भी तभी मिलती है जब इंसान हिम्मत करता है। तो बैठे रहो कायरों की तरह। और आपको क्या लग रहा है, ये करके गांव वालों को बचा लोगे? कभी भी नहीं। अरे आज नहीं तो कल वो बसंत सिंह सबके बच्चों को बाहर निकालकर फेंकेगा इस गांव से, देखना। आप ही ने कहा था ना कि पूर्वज सब देखते हैं। तो जरा सोचो कि आपके पूर्वज जिन्होंने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपना गांव छोड़ दिया था, वो भी बिना कुछ सोचे, वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, जो पूरा गांव खतरे में होते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। एक काम करो, आप बैठे रहो यहीं पे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। चंदर अपना सर झुकाए वहीं बैठा रहता है और रघुबीर वहां से सीधा कुलधरा के लिए निकल जाता है। रघुबीर जैसे कुलधरा पहुंचता है तो वहां का सन्नाटा कुछ देर के लिए उसके रोंगटे खड़े कर देता है। रेगिस्तान की कड़कड़ाती हवा टूटे हुए दरवाजों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथों ने थपथपा रहा हो। सूनी गलियां, वीरान हवेलियां उसके दिल की धड़कनें अब और बढ़ा रही थीं। दादी सही कहती थी, इस जगह पर ऐसा लगता है जैसे ये जगह सच में जिंदा हो। तभी पीछे कहीं एक कंकर लुढ़क जाता है। वो झटके से मुड़ता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। उसकी पकड़ उसकी टॉर्च पर और मजबूत हो जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। टूटी फूटी हवेलियों के बीच से गुजरते हुए उसे लग रहा था मानो दीवारें उसे घूर रही हों।
रघुवीर को अचानक किसी पुराने से घर से धीमी सी आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च उठाकर अंदर बढ़ता है। जैसे ही वो दहलीज पार करता है, जमीन अचानक टूटती है और रेत उसे नीचे खींचने लगती है। उसकी टॉर्च दूर गिर जाती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ! अचानक बाहर से एक मोटी रस्सी फिसलते हुए उसके पास आती है। रघुवीर आंख उठाकर देखता है और उसे दिखता है कि उसके सामने चंदर खड़ा है। अरे तुम ज्यादा मत हिलो, वरना और नीचे जाते जाओगे, बता रहा हूँ। चंदर अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचता है और आखिरकार रघुवीर को बाहर निकाल लेता है। रघुवीर चंदर को देखकर चकाचौंध हो जाता है। आप आ गए। एक तो मैं सरपंच और ऊपर से पालीवाल ब्राह्मण, तो आना तो था ही। चंदर अपनी जेब से एक पीला पड़ चुका नक्शा निकालता है। ये क्या है? अरे क्या क्या है? नक्शा है इस गांव का। मेरे दादा ने म्हारे को दिया था और कहा था कि इसे अपने पास रख, एक दिन तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। पता नहीं मैं ही कैसे भूल गया। जब तेरी बात सुनी तब याद आए वो शब्द। अब चल, हमारा गांव बचाड़े, चल। सरपंच रघुवीर रात के अंधेरे में अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही सरपंच एक टूटे दरवाजे के सामने आके रुकता है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। सरपंच जाकर उन अक्षरों पर लगी धूल हटाता है। वहाँ लिखा होता है मुखिया। मुखिया? अरे कहा था ना, गांव सबसे पुराने रक्षक के पास है। मुखिया की हवेली में अगर पत्थर है तो कहां? रघुवीर और चंदर अंदर जाकर पूरी हवेली छानने लगते हैं और तभी एक अंधेरे कमरे में उनका पांव जमीन के एक खोखले टुकड़े पर पड़ता है। ये फर्श अंदर से खोखला है। अरे मारे पास आना कोई एक बार। रघुवीर वो लकड़ी हटाता है। अंदर एक छोटी लोहे की संदूक जैसी जंग खाई हुई चीज छुपी हुई होती है। चंदर कांपते हाथों से उसे खोलता है। अंदर कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक पुराना पत्र कपड़े में लिपटा हुआ है। चंदर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। मैं हुक्मी राम पालीवाल, इस गांव का मुखिया। जो भी इसे पढ़ रहा है, मतलब वो पत्थर के लिए आया है। हाँ, वो पत्थर हमारे पास है, मेरी आत्मा से बंधा है। गांव को बचाने के लिए मैं इसे लेकर स्वयं को जिंदा दफना रहा हूं हमारे घर के पीछे, ताकि कोई इसे पा ना सके। याद रहे, केवल एक पालीवाल ही उस पत्थर को छू सकता है, और कोई भी उस पर हाथ रखेगा तो उसकी आत्मा जीवन भर श्रापित रहेगी। हुक्मी राम पालीवाल। ये पढ़ते ही दोनों घर के पीछे वाली बंजर जगह पर चले जाते हैं और दोनों को आसपास जो भी औजार मिलता है उससे वो खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में एक पत्थर की सिल्ली उन्हें दिखाई देती है। रघुवीर जैसे ही उसे उठाता है, नीचे हुक्मी राम पालीवाल का कंकाल होता है। उनके सीने के पास एक काला भारी ऊर्जा से भरा पत्थर रखा उन्हें दिखता है। रघुवीर चंदर की ओर देखने लगता है। चंदर कांपते हाथों से वो पत्थर उठाता है। उसे कुछ नहीं होता। सरपंच पत्थर का एक छोटा हिस्सा तोड़कर बाकी वापस मुखिया के मृत शरीर के पास रख देता है और उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। हिम्मत देना और हमेशा यूं ही हम पर दया दृष्टि बनाए रखना हमारे पूर्वजों। दोनों उन्हें फिर से दफना देते हैं ताकि वो ग्राम रक्षक के रूप में अपना काम करता रहे।
और आखिरकार चंदर और रघुबीर उस पत्थर को लेकर सीधा मुखिया की हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। बसंत, बाहर आ। बसंत सिंह, देख तेरा अंत लेकर आए हैं हम। बसंत आंखें मसलता अपने छज्जे पर आता है। अरे ओ सरपंच, क्या हो गया बे? क्यों रात को दिमाग खराब कर रहा रे? तुझे चेतावनी देने आया हूँ और बस एक ही बार दूंगा कि निकल जा यहाँ से। अच्छा, नहीं तो क्या करेगा बे बुड्ढे? अरे नहीं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं। बता बता क्या करेगा, बता। सरपंच पत्थर को कांपते हाथों में लेकर धीरे से मंत्र जैसे शब्द फुसफुसाता है। जिसने भी इस गांव को गलत नजर से देखा या इसे हड़पना चाहा, उसे मिट्टी में इतनी गहराई तक दफना दो कि कोई उसे कभी ढूंढ भी ना पाए। धरती बिजली की तरह कांपने लगती है और हवेली में दरारें पड़ने लगती हैं। उसका आलीशान बंगला ऐसे नीचे धंसता जाता है जैसे रण का एक लौता फूल माटी की आंधी में जमीन के अंदर धंसता जा रहा हो। पूरी हवेली देखते ही देखते धड़ाम से नीचे धंस जाती है। बसंत चीखता है और पल भर में ही उसकी हवेली उसके गुरूर और उसके साथ रेत में समा जाती है। और तभी सूरज अपनी जगमगाती किरणों के साथ देखते ही देखते गांव वालों की आंखों में चमक उठता है। रघुबीर अपना बस्ता तान कर घर से निकल ही रहा होता है कि तभी चंदर वहां आ जाता है। हो गई तैयारी वापस जाने की? जी। और जो कहानी लिखने आया था कुलधरा पे, वो लिख तो ली, पर यह कहानी अब सिर्फ कुलधरा की नहीं है। ये कहानी अब चंद्रावा की भी बन चुकी है। ये कहानी बन चुकी है उन पूर्वजों की जो अपने जाने के बरसों बाद भी अपनी पीढ़ियों की रक्षा कर रहे हैं, जिन्हें हम शायद भुला चुके हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूले। यहां पत्थर बन के आए तो कहीं किसी बच्चे के रूप में, कहीं किसी पेड़ के रूप में, तो कहीं किसी पक्षी के रूप में, पर वो हमारे साथ हैं जरूर। मुझे लगता था कि ये सभी बातें फिजूल की हैं, कि हमारे पूर्वज हमें देख रहे हैं या हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन यहां आके पता चला कि कुछ कहावतें सच भी हो सकती हैं। चलो, कम से कम हमने तुम्हें कुछ तो दिया, अब भले ही कहानी ही सही। अब चलो आ जाओ भाई, गांव वाले बाहर थारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। चंदर बाहर निकलते ही देखता है कि सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हुए हैं। तुम्हारा धन्यवाद हम कैसे करें, ये हम खुद नहीं जानते बेटा। काश उस वक्त कोई तुम जैसा कुलधरा में भी होता। अरे तुम तो राम बन के आए हो, जिसने हमें इस गांव के रावण से मुक्त करवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पर थारे ने किया क्यों हम सब के लिए ये सब? मेरी दादी कहती थी कि कायर वो नहीं जो जुल्म सहे, बल्कि कायर वो है जो जुल्म होता देखकर भी मुंह मोड़ ले। पहले तो मैं बस अपनी कहानी के लिए ही यहां पर आया था, पर जब मैंने आपके बेटे की आंखों में वो बेबसी देखी, जब वो बसंत आपको घसीटते हुए ले जा रहा था, तब मुझसे और नहीं सहा गया। क्योंकि मैं कुछ भी हो सकता हूं, पर कायर नहीं हो सकता। सभी गांव वाले रघुबीर के लिए जोर से तालियां बजाने लगते हैं।